कैसे हैं आप लोग। आज हम श्री ओम प्रकाश शर्मा जी द्वारा लिखित कहानी पिशाच सुंदरी का भाग 3 सुनेंगे। चलिए शुरू करें। काफी की कुछ चुस्की लेकर गोपाली ने सिगरेट जलाते हुए कहा, बात तब की है जब मुझे चमनगढ़ आए कठिनता से 1 वर्ष ही बीता होगा। धीरज कुमार से मेरी मित्रता का आधार बना शिकार। हम दोनों अच्छे शिकारी थे, दोनों हम उम्र थे। एक दिन संयोग से मिले तो बस मित्र बनकर रह गए। अजीब रिश्ता हम दोनों में कायम हुआ। मेरी दोनों पत्नियां धीरज कुमार की भाभी थी और धीरज कुमार की पत्नी वासंती मेरी भाभी बनी। जहां एक ओर मैं जासूसी के कारनामों से राजमहल में और राज दरबार में प्रसिद्धि पा गया रहा था, वहां धीरज कुमार की भी पुरातत्व विद्वता में महाराज पर रोब गालिब हो चुका था। धीरज कुमार की विशेषता थी कि जहां एक ओर वह बेजोड़ पुरातत्व वेत्ता था, वहां सोने पे सुहागा यह था कि मध्यकालीन इतिहास पर रिसर्च प्रस्तुत करके वह इतिहास में भी डॉक्टरेट ले चुका था। रियासत और ब्रिटिश भारत के अधिकारियों के बीच धीरज कुमार को लेकर अच्छी खासी होड़ चल रही थी। ब्रिटिश भारत के पुरातत्व अधिकारी धीरज कुमार को क्षेत्रीय डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजी की पोस्ट ऑफर कर रहे थे। वहां रियासत के दीवान उन्हें महाराजा कॉलेज का इतिहास विभाग सौंपना चाहते थे, परंतु इसके विपरीत धीरज कुमार ने अपने पिता की विरासत में लाखों नगद रुपया और जायदाद पाई थी। नई शादी हुई थी, सुंदर दुल्हन थी। वह स्पष्ट कहता था कि कम से कम 1 साल नौकरी नहीं करूंगा, हनीमून मनाऊंगा, शिकार खेलूंगा और बस। बड़ा ही सुहावना मौसम था। संयोग की बात थी कि मैं भी धीरज कुमार की हवेली में मौजूद था। शतरंज की बाजी लगी हुई थी। मोहरे बराबर थे। हम दोनों एक दूसरे को मात देने की कोशिश में थे कि अनायास ही पायलों की रुंझुन से कक्ष में मधुर संगीत भरती हुई बासंती जा खड़ी हुई। बोली, जरा देखकर बताइए तो कैसी लगती हूँ। वास्तविकता थी कि बासंती वास्तव में बासंती नहीं लग रही थी। यूं बासंती जयपुर की रहने वाली थी, परंतु चूंकि उसके पिता बंबई में रहते थे, इसलिए उसकी वेशभूषा सादा आधुनिक होती थी। परंतु आज वह विशुद्ध राजस्थानी पोशाक में थी। उसने बनारसी पोत की घांगरी पहनी थी और बंदेज की रेशमी चुनरी। अंगिया में छोटे छोटे रंग बिरंगे शीशे जड़े हुए थे जो प्रकाश से झिलमिला रहे थे। माथे के ऊपर उसने बोरल सजाया था। गले में सारे जेवर राजस्थानी थे। हम दोनों ही उसका यह रूप देखकर स्तंभित रह गए थे। फिर वह बोली, बताइए ना कैसी लगती हूँ। राजपुताने की बेटी राजपुताने में ब्याही गई थी, परंतु ना एक ऐसा जेवर था, ना एक जोड़ी ऐसे कपड़े कि अपने आप को राजपूतों की कह सकूं। पूरे 2000 खर्च हुए हैं, बोलिए ना। मैंने कहा, लाजवाब। धीरज बोला, ऐसे जैसे पूनम का चांद, जैसे राजपुताने की रानी पद्मनी। अच्छी लगती हूँ ना। धीरज ने कहा, बहुत। फुहड़ तो नहीं दिखती ना। चतुर, जरूरत से ज्यादा चतुर। उस कमबख्त ने मेरी उपस्थिति का लिहाज नहीं किया और बासंती को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। क्या बकवास है ये। मैंने उधर से ध्यान हटाकर शतरंज की ओर देखते हुए कहा, संभालो, यह सह। बाबा, मैं मात भी मान लेता हूँ। धीरज बोला, बड़ा ही बढ़िया आइडिया आया है यार गोपाली। आज से पहले बासंती का यह रंग तो देखा ही नहीं था। राजपुताने की दुल्हन शहर की इस कोठी में अच्छी नहीं लगती। मैं कल अपनी रानी को घाटी के महल ले जाऊंगा। वहां फानूस है। जब उसमें समा झिलमिलाएगी तो समा बंध जाएगा। बासंती रानी, सुबह में नौकरों को भेजकर घाटी के महल की सफाई करा दो। परसों सुबह ही हम चलेंगे और दोपहर का खाना वहीं खाएंगे। बासंती ने तुरंत अनुमति दे दी, लेकिन मैंने कहा, क्या बकवास है। भला कोई तुक है उस उचाड़ पहाड़ी पर जाने की। धीरज ने झुंझलाकर कहा, गोपाली, तुम इंसान नहीं, ठूठ हो, बस ठूठ। शायद तुम्हें घाटी का महल देखा नहीं। ऐसा लगता है जैसे कल ही बनकर तैयार हुआ है। ऊपर पहाड़ी है जहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य मन मोह लेता है। नीचे सुरमई घाटी है जहाँ शिकार के लिए हिरन भी हैं और तेंदुए भी। मजा आ जाएगा। भाड़ में जाओ। मैंने बात समाप्त करते हुए कहा, मियाँ जी जबरदस्ती खींच लाए कि एक बाजी लड़ानी होगी। उधर बीबी जी हैं कि मियाँ जी के बिना एक पल चैन नहीं।
साथ लाकर मेरा भी हाजमा खराब कर दिया। चलता हूँ भाई। हालांकि इसके बाद भी बासंती भाभी ने लगभग 2 घंटे तक मुझे नहीं जाने दिया और उसके बाद धीरज ने जैसे कहा था वैसा ही किया। तीसरे दिन वह सचमुच चमनगढ़ से 13 मील दूर अपने घाटी वाले महल में चला गया। यूं धीरज का घाटी वाला महल मैंने एक बार पहले भी देखा था। धीरज ने ही मुझे बताया था कि उसके पिता राज्य के नामी बैरिस्टर थे और यह महल उन्होंने राजघराने के ही एक व्यक्ति से खरीदा था। इस महल में 20 कमरे और 2 तहखाने हैं और इसकी तीसरी मंजिल पर ऊंचे पर्वत शिखर से होड़ लेती हुई प्रतीत होती है। ऊपर की मंजिल से पहाड़ी और घाटी के जंगल का मनोरम दृश्य दिखाई पड़ता है। इस महल को मैं शिकारियों का स्वर्ग मानता हूँ, परंतु यह सब जानते मानते हुए भी मैं अपनी इच्छा से वहां जा नहीं पाया। काम का कुछ भार मुझ पर ऐसा आकर पड़ा कि मैं उसमें उलझ कर रह गया। धीरज और बासंती को वहां गए लगभग 1 माह हो चुका था। एक दिन प्रातः में नाश्ते के बाद घर से जाने के लिए तैयार हुआ कि धीरज के नौकर रंग सिंह ने आकर मुझे चौंका दिया। अधेड़ उम्र का रंग सिंह, चेहरा सूखा हुआ था, आंखें नींद भर सो न पाने के कारण सुर्ख थीं। देखने में वह परेशान सा लगा। अरे रंग सिंह, धीरज शहर लौट आए क्या? नहीं सरकार, मैं घाटी के मकान से आ रहा हूँ। ओह, मैंने कहा, हमारी भाभी जी तो अच्छी हैं। नहीं हुजूर, क्या बीमार है? ना सरकार। क्या बौड़मपनी की बातें कर रहे हो? झंझलाकर मैंने कहा। ना नहीं के अलावा कुछ और भी कहोगे? उस समय मैं सोफे पर बैठा था। धीरज कुमार के पुराने नौकर रंग सिंह ने फर्श पर बैठकर मेरे पांव दबाते हुए कहा, नाराज ना हो सरकार, अब तो मुझे और बहुरानी को आपका ही सहारा है। आपकी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बहुरानी ने कहलाकर भेजा है कि क्या तभी आइएगा जब हम मर जाएंगे। मैं चौंका। चौंकने जैसी बात ही थी। रंग सिंह वीर राजपूत जाति का था। मैं उसे भली प्रकार जानता था। जहाँ एक ओर से रियासती परंपरा के अनुसार बोली में वह नम्र था, वहीं मालिक के लिए उसमें जान देने की भी क्षमता थी। किसी साधारण बात पर वह ऐसा चिंतित नहीं हो सकता जैसा कि था। क्या बात है रंग सिंह? सरकार विश्वास नहीं करेंगे, आप खुद चलकर अपनी आंखों से देखें। लेकिन हुआ क्या है हुजूर मालिक? क्या हुआ धीरज को? वह हुजूर प्रेत स्त्री के जाल में फंस गए हैं। प्रेत या उसे पिशाचिनी ही कहिए। नशा तो नहीं किया तुमने? सरकार जानते हैं कि नशा नहीं पीता मैं। चारों नए नौकर नौकरी छोड़कर चले गए हैं। मैं हुजूर छोटे मालिक को कैसी मुसीबत में छोड़कर चला जाऊं? वह मेरी नहीं मानते, वह बहुरानी की नहीं मानते, मनमानी करने पर तुले हैं। यूं दोष उनका भी नहीं है, उन पर तो पिशाच सुंदरी का प्रभाव है। रंगसीन, तुम सटिया गए हो, मैंने कहा। क्योंकि महल सूने एकांत में है, इसलिए तुम्हारे दिमाग पर वहां का एकांत असर कर गया है। यही कहना चाहते हैं हो ना कि चारों नौकर शहर भाग गए हैं? चिंता मत करो, मैं आज ही नए नौकर का प्रबंध करके भिजवा दूंगा। भाभी जी से कहना कि आजकल बहुत काम है, मैं जल्दी ही किसी दिन आऊंगा। यही तो उन्होंने पूछा है। क्या पूछा है? यही कि तब आइएगा जब सब समाप्त हो जाएगा। बको मत, डांट कर मैंने कहा। तो आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं? पागल हो गए हो तुम? जानता था कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करें। खैर सरकार, कुछ भी तो नहीं कर सकता, नौकर हूँ। उसने जेब से एक लिफाफा निकालकर मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, यह बहू जी का खत है, कृपया करके इसका जवाब दे दीजिए। मैंने लिफाफा खोला। सचमुच बासंती भाभी का ही खत था। लिखा था, गोपाल जी, भाभी का नमस्कार। कैसे मुरब्बत हो गए हैं आप भी? ऐसे भूल गए जैसे हमसे कोई रिश्ता ना था। बहुत नाराजगी है आपसे। कमबख्त जिंदगी का मोह ना होता तो सुहाग की चिंता ना होती। कभी भी आपको पत्र ना लिखती। मैं नहीं जानती कि तुम्हारे दोस्त का परिणाम क्या होगा। हर रात शंका में बीतती है। हो सकता है कि वह प्रेत के हाथों किसी भी रात समाप्त हो जाए। हो सकता है कि उस पिशाचिनी के मोह में किसी भी रात वह मेरी हत्या कर दें। जैसे भी हो, उन्हें घाटी के महल से हटाकर शहर ले आइए। मैं तो हार गई हूँ। यह काम आप ही कर सकते हैं। आपके अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। इस बात की भी गारंटी नहीं है कि पत्र पाते ही चले भी आए तो मैं आपको जिंदा मिल सकूं। क्या विश्वास कीजिएगा कि वह मेरे खून के प्यासे बन गए हैं। भाभी बासंती,
पत्र पढ़कर मैं इस निश्चय पर पहुंच गया कि एकांत के भय ने बासंती भाभी की बुद्धि हर ली है। वह लौटने को कहती है और चूंकि धीरज साहसी आदमी है इसलिए लौटना नहीं चाहता होगा। इतनी सी बात का जिसका हंगामा बन गया है। मैं अपने साथ रंग सिंह को बाजार लेकर गया। भाभी को खाद्य वस्तुएं खरीदकर रंगनाथ को दी। शीघ्रतापूर्वक वहां लौटने के लिए मैंने पुलिस कोतवाली से उसे एक साइकिल की मांग कर दी। साथ ही संक्षिप्त प्रत्युत्तर, भाभी जी आप जैसी पढ़ी लिखी आधुनिक व्यर्थ भ्रम का शिकार होगी ऐसा तो मैंने सोचा भी ना था। मैं रंग सिंह के साथ ही आता, लेकिन आपकी कसम ऐसा काम है कि उसे टाला नहीं जा सकता। मैं शाम तक अवश्य पहुंच जाऊंगा। भूखा आऊंगा, दावत का इंतजाम करके रखिएगा। भोपाली। इसके आगे का पिशाच सुंदरी का भाग आप उस चौथे भाग में सुनेंगे। ओके, बाय।